गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 8वीं विषय सामाजिक विज्ञान नागरिक शास्त्र में हम लोग पढ़ेंगे। आज अध्याय 4 केंद्र की सरकार। ठीक है, तो देखते हैं। आपने कक्षा 7वीं में राज्य सरकार के बारे में पढ़ा है। अब बताइए, हमारे देश में राज्य सरकारों के अलावा एक और सरकार है जो पूरे देश के कई मामलों जैसे रक्षा, डाकघर, बैंक, रेल सेवा आदि की क्या करते हैं, वो देख रेख करती है। क्या करती है? देख रेख करती है। और पूरे देश के लिए क्या करती है? कई विषयों पर कानून बनाती है। इस सरकार को केंद्रीय सरकार कहते हैं। क्या कहते हैं इस सरकार को? केंद्रीय सरकार। और इस सरकार के कार्य देश की राजधानी दिल्ली से किए जाते हैं, इसलिए आम शब्दों में इसे कई बार दिल्ली वाली सरकार कहा जाता है। केंद्र सरकार कहाँ है? दिल्ली में। तो इसको क्या कहते हैं? कई बार आम शब्दों में हम लोग क्या कहते हैं कि दिल्ली वाली जो सरकार है वो। ठीक है, फिर इसमें दिया है कि इस पाठ में हम केंद्र सरकार के विषय में पढ़ेंगे। तो संसद, तो पूरे देश के लिए क्या है? कानून बनाने का कार्य कौन करता है? लोकसभा एवं राज्यसभा करती है ना। पूरे देश के लिए क्या करते हैं? कानून बनाने का कार्य कौन करता है? लोकसभा एवं राज्यसभा, जिसमें क्या है? राष्ट्रपति का हस्ताक्षर होना अनिवार्य होता है। राष्ट्रपति का हस्ताक्षर होना यहाँ पे बहुत जरूरी होता है। और राष्ट्रपति तथा इन दोनों सदनों को ही मिलाकर संसद कहते हैं। चित्र में संसद भवन दिखाया गया और यह भारत की राजधानी दिल्ली में स्थित है। ये संसद भवन है, दिख रहे हैं आपको? यहाँ झंडा लहरा रही है ना। ये यहाँ है? दिल्ली में है संसद भवन। ठीक है, यहीं पे केंद्र से और राज्य सरकार की क्या है? बैठकें होती हैं। ठीक है, संसद लोकसभा और राज्यसभा को मिलकर बनाती है। देख, लोकसभा में क्या है कि जिस प्रकार राज्यों को विधानसभा क्षेत्रों में बांटा गया है ना। लोकसभा के बारे में यहाँ बताया जा रहा है कि जिस प्रकार राज्यों को विधानसभा क्षेत्रों में बांटा गया है, उसी प्रकार पूरे देश को लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया है। और इन क्षेत्रों के जो विभाजन का आधार भी जनसंख्या ही है ना। जनसंख्या के आधार पर क्या किया गया है? इसको निर्वाचन क्षेत्र को बांटा गया है। तो क्या है? लगभग 10 लाख मतदाताओं में एक संसदीय चुनाव क्षेत्र बनाया गया। और भारत में कुल लोक सभा सीट कितनी है? 552 है, जिसमें से 545 सदस्य कार्यरत हैं। और इसमें चुनाव द्वारा 543 तथा राष्ट्रपति द्वारा 2 सदस्य मनोनीत हैं। हमारे छत्तीसगढ़ में 11 लोकसभा क्षेत्र हैं और लोकसभा के सदस्यों का चुनाव जनता के द्वारा होता है। इसके सदस्यों का कार्यकाल कितने हैं? 5 वर्ष का होता है और एक सदस्य एक ही क्षेत्र का प्रतिनिधि होता है। ठीक है, लोकसभा समझ में आया। अब हम देखेंगे यहाँ पर राज्यसभा कैसी। तो केंद्र में सभी राज्य सरकार के प्रतिनिधि हो, इसके लिए एक और सभा का गठन किया गया, जिसमें राज्यसभा कहते हैं। इसे राज्य सरकार की प्रतिनिधि सभा भी कहते हैं। राज्यसभा में 250 सदस्य होते हैं, जिसमें से क्या है? 238 सदस्यों को राज्य सरकार जो है चुनकर भेजती है तथा 12 ऐसे सदस्य होते हैं जिन्हें कला, विज्ञान, साहित्य, संगीत आदि क्षेत्रों में ख्याति प्राप्त है। उन्हें राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। छत्तीसगढ़ के राज्य से 5 सदस्य मनोनीत है। राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्षों के लिए होता है। देखते हैं अब संसद के कार्य यहाँ पे क्या है ना। तो संसद का प्रमुख कार्य क्या है? कानून बनाना है। क्या है संसद का प्रमुख कार्य? कानून बनाना। और दूसरा मंत्रिमंडल के कार्यों की समीक्षा करना, उसका जवाबदेही सुनिश्चित करना। कार्यपालिका, तो संसद में जो कानून बनाता है ना, संसद में जो कानून बनता है उसे लागू करने की जवाबदारी किसकी है? सरकार के जिस महत्वपूर्ण अंग की होती है उसे हम क्या कहते हैं? कार्यपालिका। जो कानून बनने के बाद है ना, उसकी जवाबदारी और उनको लागू करने की किसकी होती है? कार्यपालिका की। कार्यपालिका का मुखिया राष्ट्रपति होता है और सरकार का समस्त कार्य क्या है? राष्ट्रपति के नाम से किया जाता है। लेकिन वास्तव में निर्णय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद द्वारा लिए जाते हैं, है ना। महाराष्ट्रपति को कोई कार्य नहीं होता, लेकिन फिर भी राष्ट्रपति के नाम से ही उसको लागू करते हैं। और उसका कार्य कौन करता है? यहाँ पे प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद द्वारा लिए जाते हैं। अब देखो यहाँ पे राष्ट्रपति, तो भारत की कार्यपालिका का मुखिया कौन होता है? राष्ट्रपति है। सरकार का समस्त कार्य राष्ट्रपति के नाम से किया जाता है, लेकिन वास्तव में निर्णय कौन करता है? प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद द्वारा लिए जाते हैं। नाम किसका होता है? राष्ट्रपति का, लेकिन कार्य कौन करता है वहाँ पे? मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री। फिर उदाहरण के लिए देखिए, आपने समाचार पत्रों में या टीवी में देखा होगा कि संसद में महिलाओं के लिए स्थान सुरक्षित रखने के लिए आरक्षण पर बहुत बहस होती थी। यदि मंत्रिपरिषद पर यह निर्णय लेती है कि महिलाओं को संसद में आरक्षण मिलना चाहिए, तो यह राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बिना कानून नहीं बन सकता, है ना। अगर राष्ट्रपति हस्ताक्षर करेंगे तभी ये कानून बन पाएगा। अब देखो यहाँ राष्ट्रपति की शक्तियाँ क्या क्या है, राष्ट्रपति को क्या क्या शक्तियाँ प्राप्त है। तो कुछ में राष्ट्रपति कुछ महत्वपूर्ण शक्तियाँ हैं, जैसे कि पहला इसमें दिया कि राज्यों के राज्यपालों, है ना, सभी राज्यों के अलग अलग राज्यपाल होते हैं। तो बोले कि राज्यों के राज्यपालों, महाधिवक्ता
जज, ठीक है। महाधिवक्ता मतलब जो होता है जजे। और मुख्य चुनाव आयुक्त उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष आदि की नियुक्ति राष्ट्रपति ही करता है। दूसरा इसमें देखिए कि राष्ट्रपति भारत की सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति होता है ना। भारत की सेनाओं का क्या होता है? सर्वोच्च सेनापति होता है इसमें। तीसरा है कि राष्ट्रपति दूसरे देशों से युद्ध की घोषणा तथा संधियां और समझौते कर सकता है ना। क्या कर सकता है? राष्ट्रपति दूसरे देश से युद्ध की घोषणा भी कर सकता है और उनके साथ समझौते भी कर सकते हैं। चौथा इसमें देखिए कि राष्ट्रपति के पास क्षमादान करने की भी शक्ति होती है। क्षमादान मैंने किसी को माफ़ करना, किसी देश को माफ़ करना, किसमें भी इसको शक्ति होती है। पाँचवें इसमें यदि भारत की सुरक्षा को युद्ध आदि का खतरा हो तो राष्ट्रपति पूरे देश के लिए आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। सिर्फ आपातकाल की घोषणा करने की शक्ति किसमें है? सिर्फ राष्ट्रपति में। उसके हस्ताक्षर के बिना क्या है? आपातकाल की घोषणा नहीं हो सकती, ठीक है। फिर देखेंगे राष्ट्रपति इन सारी शक्तियों का उपयोग प्रधानमंत्री तथा मंत्रिपरिषद की सलाह से करता है। वो अकेले निर्णय नहीं ले सकता है। इसका निर्णय लेने के लिए वो प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की बैठक करके ही इस नियम इस कानून को क्या करेगा? वो लागू कर पाएगा, ठीक है। तो यहाँ देखते हैं राष्ट्रपति की नियुक्ति के लिए क्या करता है, क्या योग्यता होनी चाहिए, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, उपयुक्त शक्तियों के अतिरिक्त राष्ट्रपति की और कौन कौन सी शक्तियाँ हैं। देखो अब न्यायपालिका, तो पिछली कक्षा में आपने जिला न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के बारे में अध्ययन किया। अब हम सर्वोच्च न्यायालय के बारे में अध्ययन करेंगे। देश का सबसे बड़ा न्यायालय जो कहाँ है? दिल्ली में स्थित है, जिसको हम बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। इसे हम उच्चतम न्यायालय भी कहते हैं। सबसे बड़ा कोर्ट वही है। फिर है उच्चतम न्यायालय के अधिकार एवं शक्तियाँ। उनके अधिकार और शक्तियाँ क्या क्या हैं? तो उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्राधिकार 3 प्रकार के हैं। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार क्षेत्र देखते हैं। इसके अंतर्गत उच्चतम न्यायालय निम्नलिखित मुकदमों की सुनवाई कर सकता है। पहला इसमें देखिए ऐसे मुकदमे जो केंद्र व राज्य सरकार के बीच हो। दूसरा इसमें ऐसे मुकदमे जो 2 या 2 से अधिक राज्यों के मध्य क्या हो? विवादित हो। तीसरा इसमें दिया कि ऐसे मुकदमे जो किसी नागरिक के मौलिक अधिकारों के हनन से क्या हो? संबंधित हो। फिर यह है अपीलीय अधिकार। इसके अंतर्गत यह न्यायालय संवैधानिक, दीवानी और फौजदारी मामलों में उच्च न्यायालयों के निर्णयों के विरुद्ध अपील सुन सकता है। ये देख रहे हो सर्वोच्च न्यायालय ये नई दिल्ली का, ठीक है। अब है यहाँ पे परामर्श क्षेत्राधिकार। इसके अंतर्गत राष्ट्रपति किसी सार्वजनिक महत्व या विधि सम्मत तथ्यों के बारे में सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकते, लेकिन इस परामर्श को मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य नहीं होता। उसके पर कोई बाध्य नहीं कर सकता। सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मूल अधिकारों का संरक्षक है। यह संसद द्वारा पारित अधिनियमों का पुनरावलोकन कर सकता है और संविधान के प्रावधानों के विरुद्ध होने पर उन कानूनों को अवैध घोषित कर सकता है, ठीक है। इसके बारे में यहाँ पे कंप्लीट हो गया ये पार्ट।